Hello students, good morning. Students, today we are going to discuss a new chapter that is 2.3 partnership. In earlier videos, we have already discussed two forms of business organization, that was sole proprietorship and joint Hindu family business. Today, a new concept, a new form of business we are going to discuss, that is partnership. So first of all, we have to know that what are the topics to be covered in this particular chapter. तो इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम, पहला होगा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड टॉपिक होगा आपका फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तीसरा टॉपिक होगा आपका मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फोर्थ टॉपिक होगा आपका लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। टॉपिक नंबर 5 होगा बेटा आपका टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टॉपिक नंबर 6 विल बी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टॉपिक नंबर 7 will be partnership deed. टॉपिक नंबर 8 होगा बेटा आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। और लास्ट टॉपिक पोजीशन ऑफ ए माइनर इन partnership. So students, these topics are based on NCERT book. So let me start from the topic number 1. Meaning of partnership. So let me discuss from the beginning of topic, that is topic number 1, meaning of partnership. पार्टनरशिप आप डे टू डे की लाइफ में भी देखते हैं बेटा, जब कोई दो पर्सन किसी बिजनेस को रन करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। तो इसे डिफाइन करेंगे हम। पार्टनरशिप इज एन agreement or relation between two or more than two persons in which they carried out business activities and agreed to share profit or loss
of such business। तो पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट या एक ऐसा रिलेशन है कितने लोगों के बीच में, कम से कम दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, जिसमें वो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी करते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे वो शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो इस प्रकार के रिलेशन को पार्टनरशिप बोला जाता है। तो कोई भी दो पर्सन किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे कि वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो जब जॉइंटली किसी बिजनेस को रन किया जाता है टू और मोर देन टू पर्सन के द्वारा तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। अब इसके डेफिनेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एज पर सेक्शन 4, किसका, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की लैंग्वेज में इसके डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। द रिलेशंस बिटवीन persons who have agreed to share क्या, the profits, किसका, of the business, जो चलाया जा रहा है, कैरिड ऑन बाय ऑल, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल is called पार्टनरशिप। इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द रिलेशंस, क्या बेटा, रिलेशंस किन के बीच में, लोगों के बीच में जो सहमत हुए हों, एग्रीड, किसके लिए, टू शेयर, क्या, प्रॉफिट्स, किसका, उस बिजनेस का जो कैरिड आउट किया जा रहा है, उन सबके द्वारा, जितने भी लोग उसमें शामिल हुए उन सबके द्वारा, या और ज़रूरी नहीं है कि सभी कैरी करें, एनी ऑफ देम, उन सब में से किसी एक के द्वारा, एक्टिंग फॉर ऑल, जो सभी के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, उसे क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन का नाम है, दो लोगों के बीच का रिलेशन होता है। उस रिलेशन में दो लोग आपस में प्रॉफिट बांटने के लिए सहमत होते हैं। किसके प्रॉफिट, एक ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट जो सभी कैरी करेंगे, रन करेंगे, या उन सब में से कोई एक रन करेगा और उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस रिलेशनशिप के नाम को ही क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप। ओके। और पार्टनर्स उन लोगों को बोलते हैं जो उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, जो उस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। द मेंबर्स ऑफ सच रिलेशन और एग्रीमेंट आर कॉल्ड पार्टनर्स। और जिस नाम से वो बिजनेस को चलाएंगे उसे बोलेंगे नेम ऑफ पार्टनरशिप। एंड द नेम बाय विच बिजनेस इज कैरिड ऑन
by name by which business is carried on is called name of partnership firm. Name of पार्टनरशिप फर्म। तो जो लोग उस रिलेशन के मेंबर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें पार्टनर्स बोला जाता है। और जिस नाम से वो बिजनेस को करेंगे उससे क्या बोला जाता है? नेम ऑफ इज कॉल्ड नेम ऑफ। दो बार लिख दिया मैंने। नेम ऑफ किसका? पार्टनरशिप फर्म का। तो इस प्रकार से ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन थी। और हम कंप्लीट डेफिनेशन थी। अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो लेट वी स्टार्ट फीचर्स। सबसे पहला फीचर है बेटा फॉर्मेशन, कि एक पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी बिजनेस होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में, उनको एक लॉ को फॉलो करना पड़ता है, एक एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। उस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके ही आप पार्टनरशिप बिजनेस को चला सकते हैं। तो उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऑल द पार्टनरशिप बिजनेस आर एस्टाब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसमें ऑल द पार्टनरशिप बिजनेस आर carried on the basis of Indian Partnership Act 1932. As per this act, there should be a legal relation or agreement between two or more than two person, to carried on a lawful business. With a profit motive। यानी जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं वो एक लीगल रिलेशन के या लीगल एग्रीमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस को कैरिड करते हैं और वो बिजनेस लॉफुल बिजनेस होता है और उसका पर्पज़ होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो इसका मतलब है जिस बिजनेस का पर्पज़ लॉफुल नहीं है या जिस बिजनेस का पर्पज़ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो उसे पार्टनरशिप नहीं बोला जाता। Thus a business which is not legal cannot be called
पार्टनरशिप, और अगर कोई एक्टिविटी चैरिटेबल पर्पज़ के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस नहीं होगा। या दस टू पीपल coming together to do charitable activities will not be constitute partnership. Now we are going to discuss second feature, liability. पार्टनरशिप बिजनेस में जितने पार्टनर्स होते हैं उन सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो all the partners have unlimited liability in a partnership business. It means they are jointly and individually liable for the payment of firm's debt या फर्म से लायबिलिटीज। इसमें 2 वर्ड्स आए बेटा, एक जॉइंटली और दूसरा इंडिविजुअली। तो दोनों का मीनिंग बता देता हूँ। जॉइंटली का मतलब they have combined liability. They have combined liability in the proportion to their share in बिजनेस। और इंडिविजुअल लायबिलिटी का मतलब होता है इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब होता है बेटा कि वो कंप्लीटली लायबल भी होते हैं। अगर जॉइंटली पार्टनर्स पे करने में इनकैपेबल हैं तो एक इंडिविजुअल पार्टनर भी वो लायबिलिटीज़ पे करेगा फर्म के बिहाफ पे। तो यहाँ पे दे आर पर्सनली लायबल। टू पे, यानी यहाँ पे पहले तो जॉइंटली पे करेंगे। अगर जॉइंटली पे करने में इनकैपेबल हैं तो फिर एक इंडिविजुअल पार्टनर अपनी जेब से पर्सनल पॉकेट से सभी के लिए पेमेंट करता है। बाद में वो चाहे तो उस पेमेंट को अदर पार्टनर से रिकवर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ आपको मैं। फर्म की लायबिलिटी
सपोज ₹10 है और फर्म के पास एसेट्स सपोज 4 लाख रुपए हैं, ओके। और ABC उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनकी इंडिविजुअल लायबिलिटी और जॉइंट लायबिलिटी क्या है। केस 1, मैंने बताया कि फर्म की लायबिलिटी कितनी है 10 लाख रुपए और फर्म के पास एसेट्स कितने हैं 4 लाख रुपए। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कितनी शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ एसेट्स। सबसे पहले हमें 10 लाख रुपए में 4 लाख रुपए तो फर्म के एसेट से ही मिल जाएंगे, तो बैलेंस लायबिलिटी बची 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं 2 हिस्से कर देता हूँ, जॉइंट लायबिलिटी और इंडिविजुअल लायबिलिटी। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी विल बी इन द रेशियो 3:2:1, यानी ए की लायबिलिटी ए पे करेगा अपने पॉकेट से 3 लाख रुपए, बी की लायबिलिटी होगी 2 लाख रुपए और सी की लायबिलिटी होगी कितनी बेटा 1 लाख रुपए। 3:2:1 में इन 6 लाख का हम भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे। सभी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख देने के लिए लायबल हैं। अब सपोज बी और सी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इनके पास 2 लाख और 1 लाख नहीं है, तो यहाँ पे ए मना नहीं कर सकता कि मैं तो केवल 3 लाख रुपए दूंगा। कंप्लीटली 6 लाख विल बी पेड बाय ए। ऐसे ही अगर बी कैपेबल है, सॉरी ए और सी कैपेबल नहीं है और बी कैपेबल है, तो 6 के 6 लाख बी पे करेगा। और अगर सी कैपेबल है, ए और बी कैपेबल नहीं है, तो पेमेंट कौन करेगा बेटा सी करेगा। तो इंडिविजुअल लायबिलिटी यहाँ पे ए की क्या होगी 6 लाख रुपए, या बी की कितनी होगी 6 लाख रुपए, या सी की कितनी होगी बेटा 6 लाख रुपए। क्योंकि ये बिजनेस एक म्यूचुअल रिलेशन के बेस पे चल रहे हैं और म्यूचुअल रिलेशन के बेस पे बिजनेस सभी के द्वारा 1% कैरी कर रहे हैं या वो सब कैरी कर रहे हैं। तो जितने भी लॉसेज होंगे या तो सब मिल के भुगतान करेंगे या उनमें से कोई एक भुगतान करेगा अगर अदर पार्टनर्स इनकैपेबल हैं तो स्टूडेंट्स इट वाज द पॉइंट ऑफ लायबिलिटी कि लायबिलिटी जॉइंट लायबिलिटी भी होती है और इंडिविजुअल लायबिलिटी भी होती है। सबसे पहले जॉइंट लायबिलिटी को प्रेफरेंस देते हैं। अगर जॉइंट लायबिलिटी के बेस पे वो पूरा नहीं कर पाते तो फिर इंडिविजुअल लायबल हो जाते हैं, यानी क्रेडिटर ए से भी रिकवर कर सकता है, बी से भी रिकवर कर सकता है और सी से भी रिकवर कर सकता है। ये नहीं कहेगा कि मेरी तो लायबिलिटी 3 ही लाख थी, मैं तो 3 ही लाख दूंगा, नहीं, ही विल बी पर्सनली लायबल ऑल्सो। ओके, सो इट वाज द शॉर्टेज ऑफ एसेट्स यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट नंबर आपका 2 था। पॉइंट नंबर 3 रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग क्योंकि एक पार्टनरशिप बिजनेस एक टीम के रूप में किया जाता है तो सभी पार्टनर मिलके रिस्क को बियर करते हैं। तो लिखेंगे इसमें because a partnership business is run
in the form of a team. So all partners bear the risk of पार्टनरशिप बिजनेस, क्योंकि एक पार्टनरशिप बिजनेस एक टीम के फॉर्म में रन किया जाता है। और जब टीम होती है तो टीम मिलके अनसर्टेनिटीज़ को फेस करती है। तो सभी पार्टनर मिलके रिस्क को शेयर कर लेते हैं, रिस्क को बांट लेते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 3 था आपका। पॉइंट नंबर 4 लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का। अगले 3 पॉइंट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। क्योंकि सभी पार्टनर बिजनेस में इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो मिलके डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे उनके जॉइंट एफर्ट से बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन किया जाता है, और जितने भी डिसीजंस होते हैं वो म्यूचुअली अपनी सहमति देते हैं, म्यूचुअली कंसेंट के थ्रू डिसीजंस लिए जाते हैं। तो लिखेंगे इसमें ऑल द डिसीजंस of partnership business are taken with mutual consent। कंसेंट का मतलब सहमति। म्यूचुअल कंसेंट ऑफ all partners and all the activities are controlled by them through a joint efforts। तो यहाँ पे जितने भी डिसीजंस होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के, वो कलेक्टिवली लेते हैं, और अपनी सहमति जब तक नहीं देंगे वो डिसीजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो म्यूचुअल कंसेंट सभी की होती है हर डिसीजन के ऊपर, और उन बिजनेस के एक्टिविटीज़ को वो जॉइंटली रन करते हैं, जॉइंटली एफर्ट्स से उन्हें कंटिन्यू